देखिए मैथ्स के कंप्लीट कोर्स में जो एवरेज चैप्टर आपका चल रहा है उसकी ये लास्ट क्लास है और इसमें जो कंसेप्ट आपके बचे हुए हैं एवरेज चैप्टर से उनको हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है आपको। यदि भार है जो संगत संख्याएं हैं तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का भारित समांतर माध्य निकालना है। कहने का मतलब क्या है कि वेटेड अर्थमेटिक मीन आपको फाइंड आउट करना है फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का। n नेचुरल नंबर्स हैं। जो वेट है वो आपके पास दिखाया गया है किस तरीके से, वेट बीइंग द करस्पॉन्डिंग नंबर्स। देखिए अच्छा क्वेश्चन है और इसको मैं देखो अभी सीजीएल में पूछा गया है तो इसके जो कंप्लीट 40 शिफ्ट के सॉल्यूशन हमने किए थे तो उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन कराया था और अलग से क्वेश्चन भी आपको बताया था कि अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, समझिए इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको अर्थमेटिक वेटेड अर्थमेटिक मीन का कंसेप्ट थोड़ा सा पता होना चाहिए कि होता है क्या ये बेसिकली। जैसे आपको मैंने बताया था जब स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया था तब वहाँ पर भी बताया था कि जैसे मैं बोलूँ कि 2 है कोई नंबर जो आपके पास, उसका रिपीटिशन मैंने बोल दिया, उसकी फ्रीक्वेंसी मैंने बोल दिया कि 3 बार रिपीट हुआ है। ऐसे ही आपके पास 5 कोई नंबर है जो आपके पास बोला मैंने कि ये 2 बार रिपीट हुआ है। आपको होगी ठीक है, इतनी बात क्लियर है। इसके बाद मैंने आगे बोला कि कोई 6 नंबर है जो आपके पास यहाँ पर 3 बार रिपीट हुआ है। तो अगर मुझे इसका मीन निकालना रहेगा तो आप कैसे निकालोगे? सिंपल सा मतलब क्या है कि आप करोगे 3 बार रिपीट हुआ तो टोटल कितना हो गया, आपको 2 3 6 और आपके पास 5 है वो 2 बार रिपीट हुआ तो मतलब कितने आ गया, 5 5 10 10 ये हो गया। ऐसे ही 6 3 18 ये टोटल आ गया इसका। इस टोटल को मैंने कैसे निकाला? मैंने सिंपल ऐसे निकाला, ये f है, ये इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया सिग्मा fx और इसको जोड़ दिया। f क्या है? सिंपल सा आपके पास फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार रिपीट हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 3 बार हुआ है, यहाँ पे 2 बार हुआ है, यहाँ पे आपका 3 बार हुआ है। x क्या है? जो पर्टिकुलर नंबर है जो क्या उसके बारे में बात चल रही है, जो आपका डाटा है। जैसे यहाँ पे 2 के बारे में बात चल रही थी, यहाँ पे 5 के बारे में बात चल रही थी। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका सिंपल फॉर्मूला आपका होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। ये आपके पास स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है आपने और एक सिंपल से बेसिक डेफिनेशन होती है आपके पास मीन निकालने की या एवरेज निकालने की। क्या होती है कि टोटल आप निकालते हो राशियों का योग बटे में कितनी संख्या है वो आप उससे डिवाइड कर देते हो। आपको इतनी बात क्लियर है? वही कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे रिपीट हुआ है। देखिए चीज़ें किस हिसाब से चल रही है यहाँ पे। ये तो इतना आ गया, आप बटे में क्या लिखोगे, यहाँ पे 3 2 5 और 3 8 8 से डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे इसका ये मीन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें बदली हैं वो थोड़ी सी अलग कर दी हैं। कैसे? देखो जो ऊपर है सिग्मा fx की जो वैल्यू है उसको कैसे लिखा है और नीचे कैसे लिखा है वो चीज़ें समझनी है। तो ऐसे बोला है कि आपको जो n प्राकृत संख्याओं का भारित समाध्य माध्य निकालना है, जो भार है, ठीक है, जो इनका वेट है वो करस्पॉन्डिंग नंबर को ही आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब w और x ये दो चीज़ें हैं। तो जो x है वही आपके पास w रहेगा। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि देखो ऐसे लिखा है, यदि कोई संख्या 1 है तो उसका रिपीटेशन 1 है, ठीक है। कोई संख्या 2 है तो उसका रिपीटेशन 2 है, कोई संख्या 3 है तो उसका रिपीटेशन 3 है। तो इस तरीके से ये डॉट 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 n तक जा रही है, ठीक है। और बटे में क्या आता है? मैंने कहा था टोटल नंबर्स। आपको टोटल नंबर्स कितना, समेश एफ एक्स सिग्मा एफ है तो सिग्मा एफ नीचे आएगा, मतलब टोटल नंबर्स कितने हैं आप कहोगे 1 + 2, क्योंकि n नेचुरल नंबर्स है ना 3 और ये भी आपके पास n तक जाएगा। तो आप मुझे सिंपल सा ये बताइए कि ऊपर क्या बन रहा है। आप कहोगे ऊपर बन गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये डॉट 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 n तक जा रहा है तो n का स्क्वायर बन गया। नीचे भी आपके पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का टोटल हो गया। आप कहोगे ये तो हमने पढ़ा था क्लास, जब स्टार्टिंग में ही हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि स्क्वायर की टर्म में और आपके पास क्यूब की टर्म में और नॉर्मल। तो आप कहोगे कि स्क्वायर की टर्म में आपने पढ़ा था फॉर्मूला क्या होता है, आप मुझे बताइए। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का आपके पास टोटल कितना होता है। आप कहोगे इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था n × n+1 2n + 1 डिवाइड बाई 6, ये आपने पढ़ा था। तो ये फॉर्मूला ऊपर लग गया कि नहीं लग गया? बिल्कुल लग गया। बटे में नीचे क्या है? आपके पास n नेचुरल नंबर्स का टोटल है। ये क्या हो जाएगा आपको कि n × n+1 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास इसका टोटल हो गया। इतनी बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ। तो अब यही आपको निकालना था बेसिकली, यही आपके पास मीन है। सिंपल वही चीज़ें लिख दी हैं आपने। ऊपर लिख दिया है आपके पास सिग्मा fx बटे सिग्मा f, ठीक है। अब यहाँ पे जो दिखा रहा है f और x है वो फ्रीक्वेंसी की टर्म में, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर जो बोल रहा है वो वेट हो जाएगा। ये बात क्लियर है? तो वही चीज़ें हैं जो चल रही है यहाँ पे कि सिग्मा ये WIXI
और बटे में सिग्मा डब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेट को दिखा रहा है, बात वही है, किसी से भी रिप्रेजेंट कर लो आप, एफ से कर लो, एक्स से कर लो, डब्लू से कर लो, चीज़ें वो है वो समझने की वो यही है, ठीक है। आपको कि इतनी बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे देखो क्या कॉमन टर्म है वो कट जाएंगी, n इंटू एन प्लस वन ये कट जाएगा, इससे ये इससे भी कट जाएगा 3 बार। तो ओवरऑल आपके पास बचने वाला है यहाँ पे 2n प्लस वन डिवाइड बाई 3 आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है। तो आप कहीं जल्दबाजी में इसमें ये टिक मत कर देना, कहीं आप जल्दबाजी में ए ऑप्शन टिक कर दो, ठीक है। बहुत सारे एस्पिरेंट ने जब ये CGL का प्री हुआ था तो उसमें यही आंसर टिक कर रखा था, लेकिन ये गलत होगा। करेक्ट आंसर इसका ये है 2n प्लस वन डिवाइड बाई 3। बात समझ में आ गई किस तरीके से ये सवाल करना है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से नोट कर लो, कहीं आप काम आएगा ये बहुत आपके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोला है सवाल में? बोला है कि एक कक्षा का जो औसत है, जो अंक ज्ञात करते समय विकास के अंक 89 के स्थान पर गलती से 98 एंटर कर दिए, ठीक है, लिख दिया ये। इस त्रुटि के कारण ये गलती की है, इसके कारण क्या हुआ, कक्षा का जो औसत अंक है वो वास्तविक से 0.25 अधिक हो गया। तो आपको बताना है कि छात्रों की संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे अधिक होगा कम होगा ये कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात है, 89 में एक्चुअल में था, लिख कितना दिया, ज़्यादा लिख दिया ना, ज़्यादा लिख दिया तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एवरेज है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है। अगर उल्टा करता 98 की जगह 89 लिख देता तो फिर क्या हो जाता, एवरेज कम हो जाता, फिर यहाँ पे क्या कहता, कुछ और कम हो जाता, जो वैल्यू कम होती वो बता देता आपको, ठीक है। यहाँ पे उल्टा किया तो उस हिसाब से हो जाएंगे वैल्यू, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब सिंपल सा मुझे बताइए कि अगर 89 है और एक्चुअल में लिख इसने इतना दिया तो कितने की बढ़त है, कितना एक्स्ट्रा लिख दिया उसने, आप मुझे बताइए। आप कहोगे उसने कहीं ना कहीं जो है 9 ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। कितना लिख दिया, 9 ज़्यादा लिख दिया। अगर 9 ज़्यादा लिख दिया, अब मैं कहूँगा क्लास में कुछ x लड़के हैं, ठीक है, क्लास में x लड़के हैं, तो ये 9 है जो अधिक लिखा था ये सब में बढ़ जाएगा बराबर बराबर, आपको बिल्कुल बढ़ जाएगा। सब में बराबर बराबर बढ़ गया तो पूरी क्लास के एवरेज को इसने कितना बढ़ा दिया, आप कहोगे 0.25 बढ़ा दिया, क्योंकि यही सवाल में बोला है, ठीक है। बस इतनी सी है, समझ में आ गई। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, आप सीधा बता दोगे 36। कैसे, ये क्या है आपके पास 0.25 क्या होता है 1/4, इसको हटा के 1/4 भी लिख सकते हो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 9 36, तो 36 आपके पास करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, बहुत आसान सा काम है, एक लाइन का सवाल है, ठीक है। एक और सवाल देख लो ऐसा ही। क्या बोला सवाल में, एक कक्षा के अंग्रेजी के परिणाम फल तैयार करते समय एक छात्र के 57 के स्थान पर 95 यहाँ पे लिख दिया है, तो जिसके कारण क्या हुआ है कि उसके जो औसत अंक है एवरेज में 0.95 की आपके पास यहाँ पर क्या हो गई है, अब वृद्धि हो गई है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी थे ये आपको बताना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे कि कितना बढ़ गया, कितना बढ़ा के लिख दिया, अब माइनस कर लो। आपने किया 15 में से 7 गया तो 8 बनेगा, यहाँ हो जाएगा 6 तो 3 बनेगा। बेसिकली 38 ज़्यादा लिख दिया। अब मैंने माना कि पूरी क्लास में x विद्यार्थी है, x स्टूडेंट है, उसमें ये बढ़ जाएगा, तो टोटल ओवरऑल मिला के ये आ कितना जाएगा, आप कहोगे 0.95 आ जाएगा। पॉइंट हटाओ यहाँ से, आप कहोगे 2 0 नीचे बढ़ा दो, तो 19 से काटा 2 बार, 19 से काटा 5 बार, ठीक है। 5 से आप काट सकते हो इसको फर्दर, आप कहोगे 20 टाइम्स, 20 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आप कहोगे 40। तो ये आपके पास 40 स्टूडेंट हैं इसमें। बात क्लियर हुई आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अगर देखो कभी कभी ऐसा भी बोल सकता है आपको कि 2 स्टूडेंट का दे सकता है, ठीक है, कह सकता है कि 57 के स्थान पर ये लिख दिया। एक और वैल्यू दे सकता है आपको कि आपके पास 63 के स्थान पर 36 लिख दिया, तो ऐसा भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, ओवरऑल आपको करना कुछ नहीं है, पहले वाली वैल्यूज़ को दोनों को जोड़ लो, आपको ठीक है ये भी जोड़ लिया, ये लास्ट वाली दोनों वैल्यूज़ को जोड़ लो, ये भी जोड़ लिया आपने, दोनों का डिफरेंस ले लो। आपको किस में से किसको घटाना है, अब किस में से किसी को भी घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, केवल साइन का फर्क आएगा। अगर आपने उल्टा घटा दिया तो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, अगर सही घटाया तो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन साइन से आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपको ओवरऑल सवाल में यही दे देता है कि वृद्धि हुई है कमी हुई है, तो केवल वृद्धि और कमी में जो साइन आता है ना आपके पास, वहाँ पे वो कंपनसेट हो जाता है। तो आपको तो एक्चुअल वैल्यू ही निकालनी रहती है, तो साइन का इसमें कोई फ़र्क नहीं है, आप किस में से किसी को भी घटा सकते हो। तो आपने वो 2 वैल्यूज़ यहाँ पे देखी, पहले वाली वो देख लिया, लास्ट में क्या हो गया था वो देख लिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। आपने कहा कि पर्टिकुलर डिफरेंस मान लो आपके पास 18 आ गया, ठीक है,
और ये पूरी क्लास में बढ़ जाएगा x में, और जो भी वृद्धि या कमी दे रखी है उसको यहाँ लिखोगे, तो ये x की वैल्यू पूरी क्लास की जो स्ट्रेंथ है, पूरी क्लास में जितने स्टूडेंट हैं वो आपके पास निकल के आ जाएंगे। बात क्लियर हुई आपको, समझ में आई आपको ये बात? ऐसा सवाल मैंने अभी प्रीवियस क्लास जो हुई थी उसमें भी डिस्कस किया था, आपको अच्छे से समझ में आ गया ये वाला कंसेप्ट, ठीक है? इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में बहुत। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए ये आपसे क्रिकेट वाले सवाल पूछे जाते हैं, रन रेट वाले, ठीक है? 2 तरीके का रन रेट होती है आपके पास, एक तो बॉलर का होता है, ठीक है, और आपके पास एक आपका रहता है ये बैट्समैन का, ठीक है, खिलाड़ी का। तो दोनों का आपको निकालना रहता है, दोनों के लिए किस तरीके से चीज़ें चलती है वो, इसलिए मैंने दोनों टाइप के आपके पास सवाल ले लिए, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा आपको। तो समझिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। एक क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवरों में रन रेट है वो 7.2 था। 272 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष 40 ओवरों में औसत रन रेट क्या होना चाहिए। देखिए जो क्रिकेट ज़्यादातर देखते हैं उन्हें तो ये सब चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी कि रन रेट क्या होता है, ठीक है, लेकिन जो नहीं देखते हैं उनमें थोड़ा सा बता देता हूँ कि रन रेट का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ओवर में कितने आपने रन बनाए वो आपका रन रेट होता है। सिंपल सा एवरेज का ही कंसेप्ट है ये आपके पास कहीं ना कहीं। जैसे कि आपका स्कोर बन गया है, आपने जो आपका स्कोर बन गया है वो 100 रन का बन गया है, ठीक है, 100 रन का स्कोर बन गया है आपके पास 10 ओवर में। 10 ओवर में आपने 100 रन बना दिए, तो आप रन रेट बताइए मुझे कितना आएगा। आप कहोगे 100 में मैं डिवाइड करूँगा कितने का, 10 का, तो आपके पास 10 आ रहा है। तो ये 10 रन रेट आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या है सिंपल सा कि एक ओवर में प्रत्येक 10 रन आ रहे हैं, इस हिसाब से आपका चल रहा है। तो इससे आप बता सकते हो कि नेक्स्ट आपके पास 50 ओवर में कितने रन बनने वाले हैं, आप कह दोगे सीधा 500 रन बनने वाले हैं। तो लगभग ऐसे बता सकते हो आप आइडिया। 30 ओवर में कितने बनने वाले हैं, आप कह दोगे 300 बनने वाले हैं। तो ये सिंपल सा एक रन रेट का मतलब होता है कि एक ओवर में कितने रन बने हैं। आप कहोगे ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो अब देखिए यहाँ पे मामला क्या है कि 10 ओवर में रन रेट था 7.2, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि ये 7.2 है ना, ये आपके पास रन रेट, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि प्रत्येक ओवर में 7.2 रन आ रहे हैं। तो 10 ओवर में कितने रन बन जाएंगे, आप कहोगे 72 बन जाएंगे। 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये बात क्लियर हो गई। 10 ओवर में कितने रन बन गए, अभी 7.2 हो गए। आपको पहुंचना है 272 तक। तो अब बताइए कि 72 तो बन गए, अभी 272 में से 72 माइनस कर दूंगा तो आप कहोगे कितने रन बच गए, आप कहोगे 200 रन। 200 रन और बनाने, अभी ओवर कितने बचे हैं आपके पास, आप कहोगे 40 ओवर्स बचे हैं केवल। तो 40 से डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड किया, आप कहोगे 4 पंजे 20। तो आगे 5 की रन रेट चाहिए आपको, ठीक है, 5 की रन रेट चाहिए अभी 10 ओवर के बाद में। तो भी आपके पास यहाँ पे 272 लक्ष्य जो बनाया है आपका, उस टारगेट तक आप पहुँच जाओगे और इजीली बना दोगे रन, ठीक है। बात क्लियर हुई किस तरीके से किया है। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है कि एक बल्लेबाज द्वारा अपनी 13वीं पारी में 97 रन बनाने पर उसका जो औसत स्कोर है उसमें 5 की वृद्धि हो जाती है, और 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना होगा, ठीक है। देखिए 2-3 तरीके से इस सवाल को आप अप्रोच कर सकते हो। एक तो क्या है कि आप डेविएशन से कर लो, मिक्सचर एलिगेशन से कर लो, बेसिक से कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवालों को बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो देखिए आपको बोला क्या है कि 13वीं पारी में उसने 97 रन बनाने पर, ठीक है, 13वीं पारी में बनाए हैं उसने 97, ठीक है, उसका जो औसत स्कोर है उसमें 5 की वृद्धि हो गई। आप कहोगे ठीक है 5 की वृद्धि हो गई, तो इसको सिंपल सा मैं क्या बोलूँ, ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि मैंने मान लिया कि उसका बाद वाला पूछा है ना आपसे कि 13वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर कितना, तो आप कहोगे पहले उसका औसत स्कोर मान लो x था। आप कहोगे ठीक है पहले x था, तो x उसका क्या था, एवरेज था पर ओवर के हिसाब से, पारी के हिसाब से। तो 12 पारियों में उसने कितने रन बनाए होंगे, आप कहोगे 12 × x बनाए होंगे। अब 13वीं पारी में उसने कितने बना दिए, आप कहोगे 97 बना दिए। तो अभी फिलहाल मामला क्या हो गया है कि उसका जो एवरेज है वो कितना हो गया है, 13 पारियों में उसका एवरेज वो 5 बढ़ गया है पहले से। पहले x था तो 5 बढ़ गया है, तो कितना हो गया x + 5। बस ये सिंपल सी इक्वेशन मैंने लिखी, ये समझ में आई आपको। आप कहोगे कैसे, देखो पहले x माना उसका, तो 12 पारियों में x 12 × x रन बना लिए, ये 12x हो गया। 13वीं पारी में 97 बना लिए, तो टोटल मिला के 13 पारियों का टोटल आ गया इतना मामला। तो इसको कैसे निकालोगे, x + 5 × 13। आप कहोगे ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आपको समझ में आ गई।
तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 13x, ये 12x तो x बन जाएगा, और ये 13 पंजा 65, 65 माइनस कर दो इसमें से, आपको हो गया 2 बनेगा, यहाँ से हो जाएगा 32। अब ये 32 आया है, मुझे बताइए ये है क्या। आप कहोगे 32 तो पहले का था, लेकिन आपको निकालना क्या है, 13वीं पारीवी के बाद वाला निकालना है ना आपको। तो बाद तो 5 बढ़ गया था ना, तो 5 बढ़ गया था तो 5 और ऐड कर दो इसमें, तो 37 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुई बात, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोला है कि 17 पारियों में सुनील द्वारा बनाए गए औसत रन 37 है, और 13वीं पारी में उसका स्कोर क्या है जिससे उसका औसत स्कोर 9 रन बढ़ जाता है। ठीक है, तो कैसे करोगे इसको। आपको बोला है कि 17 पारियों में बनाए गए औसत रन 37 है। ठीक है, तो आपको ये लास्ट वाला दे दिया, तो 17वीं पारी में उसका स्कोर कितना होगा कि जिससे उसका बढ़ जाए। आप मुझे ये बता सकते हो क्योंकि 9 बढ़ा है बाद में। ठीक है, 17वीं पारी के बाद में बढ़ गया है कि 9 बढ़ गया है, तो सब उससे पहले आप बता दोगे कि 16 पारियों तक उसका औसत रन जो एवरेज था वो कितना चल रहा था। आप कहोगे अगर 9 बढ़ गया है तो पहले 28 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, तो पहले 28 रहा होगा। आप कहोगे ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या। आप कहोगे कैसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिखेंगे हम, देखो 28 पारियों में नहीं 16 पारियों में, 16 पारियों में 28 इसका पहले एवरेज था, तो इतने रन बना दिए। अब मैंने बोला कि 17वीं पारवी में उसने कितने बनाए, x बनाए। ठीक है, x ही मुझे निकालना है। ठीक है, तो अब फाइनली हो क्या गया है, आप कहोगे कि 17 पारियां हो गई हैं, और जो एवरेज है वो कितना बढ़ गया है, आप कहोगे एवरेज बढ़ गया है 9, तो मतलब 37 हो गया है। ये बात जो मैंने लिखी है ये आपको समझ में आई। ये क्या लिख दिया मैंने, देखो पहले आपके पास 9 बढ़ गया था, तो पहले कितना रहा होगा, 9 कम रहा होगा, तो 9 कम रहा है, तो 16 पारियों में 28 की आपके पास एवरेज से इतने रन बन गए। ठीक है, 17वीं पारी में इतने बना दिए और टोटल इतना हो गया। आप कहोगे ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 17 संते 119, 11 17 51, 52 62, 62। आप कहोगे ठीक है, 16 अंठे 128, 12 16 दूना 32, 33 34 44। ठीक है, 4 4 8 माइनस कर लो, आप कहोगे 1, यहाँ से बन जाएगा 8 और यहाँ से हो जाएगा 5, तो 1 181 आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि x हमने वही माना था जो हमको निकालना था एक्चुअल में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर हुई ये बात। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 7। अभी आप देख रहे थे बल्लेबाज का जो बैट्समैन है, इस बार देखिए बॉलिंग वाला। ठीक है, तो बॉलिंग वाला क्या बोल रहा है कि बॉलिंग एवरेज है एक बॉलर का वो 16.2 रन पर विकेट है। अब देखिए यहाँ पे फ़र्क क्या आ जाता है कि जब आप बैट्समैन के बारे में बात करते हो, जो एवरेज के बारे में बात करते हो, तो वहाँ पे जो चीज़ें देखते हो वो क्या देखते हो कि रन रेट जो चल रही है, रन रेट को डिटरमाइन करते हो। वो कैसे करते हो, आप रन रेट को डिटरमाइन करते हो कि जैसे कि मैंने बोला 7.2 रन रेट चल रहा है, तो इसको कैसे बोलोगे कि एक ओवर में उसके पास 7.2 रन बन रहे हैं इसकी स्पीड से, तो 10 ओवर में 72 बन जाएंगे। इस हिसाब से चल रहा है मामला। लेकिन यहाँ पे जैसे कि 16.2 रन पर विकेट अगर ऐसा दिख रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 16.2 रन बनाने के बाद में एक विकेट आउट हो गया। ठीक है, एक विकेट गिर गया है, तो सिंपल सा जैसे कि 10 विकेट हैं वो गिरेंगे, तो मतलब तब तक जो है उस टीम का स्कोर होगा वो कितना हो जाएगा, 162। तो बॉलर के लिए क्या अच्छा बॉलर कौन सा माना जाता है, अच्छा बॉलर वही माना जाता है जिसका ये जो है ना आपके पास ये आ रहा है बॉलिंग रेट। ठीक है, ये आपका बॉलिंग एवरेज आ रहा है, ये 16.2 आ रहा है यहाँ पे, ये जितना कम से कम होगा, बात समझ रहे हो, बॉलर उतना ही आपके पास अच्छा माना जाएगा कि ये जितना कम से कम होगा। जैसे एक किसी बॉलर का आपके पास 20 आ रहा है, एक बॉलर का आपके पास आ रहा है 5, तो कौन सा बॉलर अच्छा है, आप कहो कि ये वाला बॉलर अच्छा है, ये 5 वाला। क्यों, क्योंकि ये इसने आपके पास 5 रन देकर ही ज़्यादा विकेट ले रहा है। जैसे कि इसका आ रहा है 5 रन पर विकेट, इसका आ रहा है 20 रन पर विकेट, मतलब ये 5 रन देकर एक विकेट ले लेता है, ये 20 रन देकर एक विकेट लेता है। तो बॉलर कौन सा अच्छा हुआ, जो कम रन देकर ज़्यादा विकेट ले, तो इस हिसाब से अच्छा बॉलर ये होगा। लेकिन यही चीज़ आपके पास बैट्समैन के केस में हो तो उल्टा हो जाएगा। जैसे कि मैं बोलूँगा कि एक बैट्समैन का जो आ रहा है एवरेज वो आपके पास 150 आ रहा है, और 150 नहीं सॉरी
एक आपके पास आ रहा है 150 कैसे हो जाएगा, वो आपका स्ट्राइक रेट हो जाएगा, ठीक है, स्ट्राइक रेट होगा वो। आपके पास बैट्समैन का आ रहा है, एक का आ रहा है 12, एक का आ रहा है आपके पास 8। तो आप बताइए मुझे, ये आपके पास रन रेट आ रहा है, तो कौन सा जो बैट्समैन है वो अच्छा होगा? आप कहोगे ये वाला अच्छा होगा, क्योंकि ये 12 रन बना रहा है प्रति ओवर, ये बना रहा है आपके पास 8 रन प्रति ओवर। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको अच्छे से समझ में आ गई, ये बहुत आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन पता होनी चाहिए आपको, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सबको दिमाग में, इसलिए मैंने आपको रिवाइज भी करा दिया ये सब चीज़ें। तो समझिए, तो ये बात आपको समझ में आएगी। 16.2 रन पर विकेट, ये आपके पास ठीक है। तो उसने क्या किया है कि 5 विकेट लिए हैं अगले नेक्स्ट इनिंग में और 23 रन आपके पास दिए हैं, और इस वजह से उसके बाद में क्या हो गया, उसका बॉलिंग जो एवरेज है वो इम्प्रूव हो गया 0.4 आपको कि ठीक है। अब बात समझने, क्योंकि अब यहाँ पे 0.4 इम्प्रूव होने का मतलब समझ रहे हो आप, 0.4 इम्प्रूव होने का मतलब कि मतलब कम हो जाना। मैंने ये जो चीज़ है ना, टर्म जो मैं बता रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि बढ़िया बॉलर कौन सा रहेगा, इम्प्रूव होने का मतलब क्या हो जाएगा, बॉलिंग के केस में इम्प्रूव होने का मतलब है, यहाँ पे 0.4 लिख रहा है तो ऐड नहीं करोगे आप, कम करोगे, माइनस करोगे, ठीक है। लेकिन बैट्समैन के केस में इम्प्रूव का मतलब क्या होगा कि उसकी जो रन रेट है वो बढ़ेगी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, इसलिए मैंने ये वाला सवाल भी आपके लिए कंसिडर किया है, और ये इसको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो 0.4 इम्प्रूव हो जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय हिम टिल डेट आपको बताना है। तो करिए, सवाल को कैसे करोगे? आप कहोगे कि यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या मामला हुआ है कि 16.2 रन था आपका पर विकेट, और उसके बाद में क्या किया उसने, 5 विकेट ले लिए अगले इनिंग में, आप कहोगे ठीक है। तो मैंने क्या किया कि पहले मान लिया कि उसने x विकेट लिए थे, ठीक है, x विकेट लिए थे पहले, तो x विकेट लिए थे, तो इसको 16.2 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, ये 16.2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और x विकेट लिए थे, तो ये पहले के रन आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएंगे, इतने रन आ गए इसके। अब आगे क्या हुआ है, आगे ये हुआ है कि 23 रन दिए हैं उसने, तो आपको ऐड करो इसको, 23 मतलब 23, और आपके पास ड्यू टू हिज बॉलिंग एवरेज इम्प्रूव 0.4 रन। अभी मुझे बताइए कि ये तो x विकेट दिए थे यहाँ पे, अभी इसने 5 विकेट और ले लिए हैं, तो टोटल विकेट कितने हो गए? आप कहोगे x + 5। ये बात क्लियर हो रही है आपको सब चीज़ें? अब जो इम्प्रूव हो गया है वो 0.4 हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मुझे बताइए, आपकी अभी जो एवरेज है उसका रन का वो कितना यहाँ पे मैं लिखूँ? आप मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा कि इसको किससे मल्टीप्लाई करूँगा? अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 16.2 में से 4 गया, तो यहाँ पे मैं 15.8 लिख रहा हूँ। ये बात आपको समझ में आ रही है मैंने 15.8 क्यों लिखा है यहाँ पर? ये बात क्लियर हुई आपको, ये 15.8 क्यों लिखा मैंने? यहाँ पे इम्प्रूव का मतलब क्या होगा कि बॉलिंग के लिए इम्प्रूव का मतलब है कि उसका जो रन का जो स्कोर है वो आपका जितने रन वो दे रहा है वो कम से कम देगा, वही उसका इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात आपको समझ में आनी है। तो 0.4 आप माइनस कर दोगे इम्प्रूव का मतलब। अगर वो कहता कि परफॉर्मेंस उसका ख़राब हुआ है, ठीक है, 0.4, तो फिर क्या करते हैं आप ऐड कर देते, तो 16.6 लिखते हैं यहाँ पे। तो ये बात क्लियर हुई आपको? तो ये इतना हो गया मामला। अब इसको सॉल्व करना है बस, आगे तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो आप करोगे x और इधर ये x इधर माइनस हो जाएगा, आप कहोगे 0.4x तो यहाँ पे आ गया, और ये आपके पास 5 से मल्टीप्लाई कर लो, आप कहोगे 8 पंजे 40, और आपके पास 4 और 15 75 75 और 7 7 9, ठीक है। ये आपके पास इतना पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पे 23 माइनस कर दो, आप कहोगे ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 6, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 5। तो ये पॉइंट हटाओ यहाँ से, और यहाँ से ये 0 बढ़ाओ, 4 से डिवाइड कर लो, और यहाँ से आ जाएगा 280, 280 से मतलब 140, तो 140। ये 140 आपके पास आ गया। क्या आंसर 140 होगा क्या? नहीं, 140 आंसर नहीं होगा। क्यों 140 आंसर क्यों नहीं होगा? आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ विकेट टेकन बाई हिम टिल डेट, लास्ट तक पूछा है आपसे। तो ये x जो हमने माना था ना, ये पहले वाला माना था कि पहले उसने यहाँ तक का मामला, लेकिन उसने आगे एक और इनिंग खेली, एक और पारी खेली है जिसमें उसने क्या किया है कि 5 विकेट और ले लिए, तो इसमें 5 और ऐड करना पड़ेगा। तो फाइनल जो आंसर होगा आपको 145 होगा। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका करेक्ट। क्लियर? बात समझ में आ गई ना आपको? आगे बढ़े इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए।
देखो जो भी क्वेश्चन आपके पास सामने एक बार दिखता है ना, एक बार इसको खुद से ज़रूर ट्राई किया करो। आप वीडियो पॉज करके, जैसे ही आप क्लास देख रहे हो तो वीडियो एक बार पॉज करके जो भी क्वेश्चन आपके पास सामने आता है उसके एक बार खुद से ज़रूर ट्राई किया करो, क्योंकि यही आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर करता है कि आप जो मैं अप्रोच बता रहा हूँ, आप जो अप्रोच सीख रहे हो वो किस तरीके से उसको इम्प्रूव करना है, कैसे उसको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो, वो सब चीज़ें मैच होनी चाहिए। तो वो तभी आपको इसमें बहुत और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा इस क्लासेस से, ठीक है। तो इसमें बोला है कि एक पुस्तकालय है, एक लाइब्रेरी है, जिसमें रविवार को जो औसतन है वो 350 नहीं सॉरी 330, और अन्य दिनों में आपके पास 240 आगंतुक आते हैं, ठीक है, विजिटर्स हैं ये। तो शनिवार से शुरू हो रहा है कोई मंथ है जो 30 दिन का महीना है, जिसमें प्रतिदिन आगंतुकों की संख्या का औसत या एवरेज आपको फाइंड आउट करना है। तो वो कैसे करोगे, सिंपल समझिए, ये बता दीजिए आप, रविवार का मामला देखना है आपको, तो रविवार के दिन और बाकी दिनों के बीच में कंपैरिजन करना है। तो करने के तरीके बहुत हैं, बेसिक से आप कर लो इसको, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट तरीका बता देता हूँ इसको करने का। देखिए, आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि इस पूरे महीने में रविवार कितने होंगे, ठीक है, रविवार या संडे कितने होंगे, ठीक है, और बाकी अदर डेज कितने होंगे। आप कहोगे अगर कोई जो है महीना 1 तारीख को उसमें शनिवार लिख रहा है, देखो ये यहाँ पे लिख रहा है शनिवार से शुरू हो रहा है, सैटरडे से शुरू हो रहा है, तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, आपको 2 तारीख को संडे हो जाएगा, 2 तारीख को संडे हो जाएगा। तो अब इसमें साथ साथ ऐड करते हुए चलो आप, ठीक है, तो साथ साथ ऐड करते हुए चलोगे तो सिंपल सा आप बता दोगे कि 28 तारीख तक तो 4 क्या हो जाएंगे आपके पास, 4 दिन हो जाएंगे सब। लेकिन 29 तारीख को और 30 तारीख को, 29 तारीख को दोबारा आपका सैटरडे और 30 तारीख को आपका दोबारा संडे। तो संडे आपके पास ओवरऑल कहने का मतलब क्या हो जाएगी, 5 संडे हो जाएंगे और 5 ही सैटरडे हो जाएंगे उस महीने में, उस पर्टिकुलर महीने में, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई आपको, तो इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ें, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि 5 तो संडे हो जाएंगे। अगर 5 संडे हैं, 30 दिन का महीना है, तो टोटल बाकी दिन कितने बच गए, आप कहोगे 25 डेज बच गए। इतनी बात क्लियर हो गई, आप कहोगे हाँ। अगर आपको अब एवरेज ही निकालना है आगे, तो इसको थोड़ा एक और चीज़ जो मैंने अभी प्रीवियस क्लासेस में आपको सिखाई है कि जब एवरेज है वो कहीं ना कहीं रेशो ही है, तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो। अगर ये 5 और 25 का है, इसको मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ 1 और 5 का रेशो, बिल्कुल बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। तो ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 330, इसकी कितनी दे रखी है, आप कहोगे इसकी 240 दे रखी है, और दिन 240 विजिटर आते हैं। तो मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल एवरेज निकालना है। अब 330 कितनी बार है, 1 बार, तो 330 × 1 इतना आ जाएगा। 240 कितनी बार है, 5 बार, 240 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे 1200, ये 1200 आ जाएगा, बटे 5 + 1 6 आ जाएगा। डिवाइड किया हमने तो सॉल्व किया, ये हो जाएगा 1530 है, डिवाइड किया आपके पास 6 से, 6 दूनी 12, आपके पास 2 बनेगा, ये सही कर रहे हैं ना हम, 6 दूनी 12, 3 बनेगा, 6 पंजे 30, 3 बनेगा, 6 पंजे 30, 255 ऑप्शन नंबर बी। ये बात आपको क्लियर हुई। आप कहोगे नहीं हमको ऐसे नहीं करना, हम तो डायरेक्ट 5 रख के और 25 रख के करेंगे, ऐसे कर लो आप। 330 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो और उसके बाद में 240 को 25 से मल्टीप्लाई करो, कुछ नहीं होगा, सिंपल कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी, आंसर अभी भी वही आएगा। कंसेप्ट आपको पहले ही पता लग गया है, तो हम जितना आसान हो सकता है वैसा करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, देखिए ये 13 सवाल में यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड मेथड का मतलब क्या है कि देखो ये सवाल मैंने आपने गौर किया होगा, ये पहले इससे पहले 2 क्लासेज हुई है ना, उसमें मैंने किसी क्लास में ये सवाल डिस्कस किया था आपको, ठीक है। आप क्लासेज रेगुलर देख रहे हो तो आप सब चीज़ें रिलेट कर पाओगे। तो उसमें मैंने ये डिस्कस किया था, तो वहाँ पे मैंने बेसिक अप्रोच से करा दिया था, ठीक है। उसके बाद एक और अप्रोच, मैं जैसे इस सवाल को दोबारा देख रहा था तो एक और अप्रोच ध्यान में आई, तो मैं उस तरीके से भी आपको ये करा देता हूँ। तो इसको देखो आप मिक्सर एलिगेशन से भी कर सकते हो इस सवाल को, तो वो कैसे करोगे देखिए। तो मिक्सर एलिगेशन इसमें कैसे लगा सकते हो आप, सिंपल आपको बोला क्या है कि डिनर पार्टी है, दोबारा मैं आपको सवाल पढ़ दे रहा हूँ और बाकी आपने पहले भी देखा हुआ है तो सवाल आपको रिलेट कर पाओगे। एक डिनर पार्टी के लिए 30 लोग हैं, किसी रेस्टोरेंट में गए, उनमें से 20 ने प्रत्येक 880 रुपये का भुगतान किया और शेष लोगों में से प्रत्येक ने कुल खर्चा का औसत रुपये से 110 रुपये अधिक का भुगतान किया। तो डिनर के लिए कुल खर्चा आपको बताना है। आप सिंपल ऐसा मान लो कि जो ओवरऑल जो सबका मामला है वो एक्स था, ठीक है, आप कहोगे ठीक है। तो इसमें से जो 20 लोग हैं, ये 20 लोग हैं, उनका मामला क्या है कि उन्होंने 880 रुपये का भुगतान किया, ये इनका 880 है। ये आपके पास कितने लोग हैं, आप कहोगे 20 लोग हैं।
अब बाकी 10 लोगों का मामला क्या हुआ, ये इधर के 10 लोग हो गए। इन 10 लोगों ने क्या किया है कि जो इनका एवरेज है ना, देखो ये बोल रहा है कि शेष लोगों में से प्रत्येक ने, शेष 10 लोग ही तो बचे क्योंकि 20 का तो मामला हो गया, प्रत्येक ने कुल खर्चे का x, कुल खर्चा x हो गया, उससे 110 रुपये अधिक, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x + 110, बस ये मामला है। अब मिक्सचर एलिगेशन से देखो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा सवाल, तो इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1 और ये 2, ये 2 और 1 का रेशो आ जाएगा। सॉल्व करोगे आप कहोगे यहाँ से तो 110 आ रहा है, और यहाँ से सॉल्व किया आपने, ये आपके पास बन रहा है, आपके पास कितना बोलोगे इसको, ये 110 में से इसको माइनस किया तो x में से 880 को माइनस कर दूँ क्या, बताओ आप, x में से क्या माइनस कर दूँ, 880 माइनस कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 2 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप बताइए, आपको 55, तो इसको 55 के इक्वल कर दो, सिंप्लीफाई रेशो किया तो x की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, ये 5, ये आपके पास 8 × 5 = 13, और ये आपके पास 9, 935, x की वैल्यू 935 है। ये x है क्या, बेसिकली पता भी तो होना चाहिए। x ओवरऑल आपके पास एवरेज है, और टोटल ओवरऑल कितने हैं आपके पास, 30 हैं, तो आपको यही पूछ लिया कि कुल खर्चा कितना होगा, तो 935 को 30 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो x ही तो निकालना था हमको बेसिकली, 935 को आप क्या से मल्टीप्लाई करो 30 से, तो ये 0, 5 × 3 = 15, 1, 3 × 3 = 9, 1 × 10, और 27, 1 × 28, 28,050, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, रिलेट किया आपने पिछले वाले से, थोड़ा सा ये जल्दी हो गया आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपको क्या बोला है कि 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो औसत है वो 201 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या के 7 गुने और सबसे छोटी संख्या के 3 गुने का औसत आपको निकालना है। देखो मैंने थोड़ा सा आपको कुछ ऐसे सवाल प्रीवियस क्लासेस जो अभी हुई हैं एवरेज की, उनमें थोड़ा सा जानकारी दी थी, आप याद करो कौन सी जानकारी थी। मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि जैसे कि कोई एवरेज होता है, जैसे कि मैंने ये नंबर लिए 1 2, जैसे कि 1 2 3 ले लो, लगातार के ले लो, कैसे भी ले लो, अब अपनी मर्जी है। 1 2 3 4, ये 4 नंबर ले लिए, और ये 5 ले लो, चलो। तो इसमें मैंने बताया था कि एवरेज अगर निकालना है सिंपल सा, तो क्या हो जाएगी, मिड वाली वैल्यू हो जाएगी, अगर ये लगातार नंबर है तो 3। अब इस 3 का जस्ट अगर मैं डबल कर दूँ, 3 दूनी 6, तो ये होता क्या है बेसिकली, बीच वाली वैल्यू का डबल, मतलब क्या होता है, ये दोनों पास पास वैल्यू का सम, ये लास्ट वाली पहली वाली का सम, ये सभी बराबर होते हैं, आप गौर करना है इनको। 3 का डबल 6, ये भी 6, ये भी 6, और भी कोई नंबर होता तो वो भी आपके पास 6 आ जाता। तो ये कुछ एक रिलेशन है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है, आपने पिछली क्लासेस देखी है ना, तो उसमें ये अब मैंने डिस्कस भी किया था, आप रिलेट कर पा रहे हो ना, तो वही सब चीज़ें हैं। तो ऐसे सवालों को क्या है कि आप सिंपल बिना कुछ किए डायरेक्ट भी आप ऐसा सोच के डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इनमें बाकी नहीं, कैलकुलेशन से जाओगे थोड़ा सा समय लगता है इन सवालों में। जैसे कि आप क्या करोगे यहाँ पे, इस सवाल को अगर बेसिक से बनाने जाओगे तो क्या करोगे, 4 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं हैं, तो आप पहले क्या करोगे, कोई x मानोगे, फिर अगर विषम है तो 2 का आपके पास डिफरेंस होता है, तो आपको दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2, और तीसरी हो जाएगी आपके पास x + 4, चौथी हो जाएगी आपके पास x + 6। सबके वर्गों का औसत, सबका स्क्वायर करोगे, अभी आप सबका स्क्वायर करो, x², फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, फिर इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है। और बटे में क्या करोगे, सबका औसत दे रखा है ना, तो बटे 4 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपके पास 201 दे रखा है। सबको सॉल्व करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इस तरीके से चीज़ें हमें क्या करना है, थोड़ा सा और अच्छे से कोई और मेथड डिस्कस कर लेना चाहिए, थोड़ा जल्दी हो जाए, बिल्कुल। तो अब क्या करेंगे, देखो आपको करना क्या है ऐसे सवालों में, सबसे पहले ये जो नंबर दे रखा है ना एवरेज, इसको थोड़ा गौर से देखो, तो आपको नंबर सीधे दिख जाएंगे। जैसे कि आपको 14 होता है, जो 14 का होता है 196, तो उससे कम हो जाएगा 169, एक होता है 169, और इससे अगला हो जाता है वो 225, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आ गया है ये 201, ठीक है, ये 201 इन दोनों के बीच में आ गया है। आप कहोगे बिल्कुल, तो इससे आगे की वैल्यू और बताओ आप मुझे। तो सिंपल सी वैल्यू मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये 15 का स्क्वायर है, ये आपके पास 13 का स्क्वायर है, ये आपके पास इससे पहले 11 का स्क्वायर आएगा, और इससे बाद में 17 का स्क्वायर आएगा। ये बात आपको क्लियर हुई, ये कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि स्क्वायर के लिए ही बोल रहा है। और ये 2 का डिफरेंस मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे विषम संख्या ले रखी है, ऑड नंबर से आपको लेने हैं। तो ये 11, ये 13, ये 15,
ये बीच में आ गया है इसके वैल्यू, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं करना, बस आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो निकल के आ गई है। वो नंबर्स क्या क्या रहेंगे आपके पास, वो सीधा रहेंगे 11, 13, 15 और 17, ठीक है। बस इतना सा काम आपको करना है सीधा ऑब्जर्वेशन से, बाकी आपके पास और कुछ नहीं करना आपको। तो वो नंबर आ गए हैं आपके पास। आपसे बोला क्या है कि सबसे बड़ी संख्या चाहिए आपको, 4 नंबर चाहिए, 4 नंबर आ गए हैं। सबसे बड़ी संख्या 17 है, उसका 7 गुना लेना है, 17 7 119। और सबसे छोटी संख्या के 3 गुना, सबसे छोटी संख्या क्या है 11, इसका 3 गुना 33, 33, दोनों को ऐड कर लो, 9 3 12, 1 11 3 14 और 1 15, 152। और डिवाइड बाई 2 करना है तो 7 बार 1 बनेगा 6 बार, 76 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। एक और सवाल लेते हैं फिर और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि 5 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत है वो 233 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है। आप मुझे बताइए 233 कहाँ कहाँ आएगा। आप कहोगे ये कहीं ना कहीं 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है 225, और इससे बड़ी वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे 15 से बड़ी वैल्यू तो हमारे पास 17 होती है 289, तो ये होता है, ठीक है। इनको ले लो तो ये 15 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके पास 17 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे बड़ी वैल्यू लेनी है आपको, क्योंकि ये जो है ना इसको मिड में रखना है आपको हमेशा, ठीक है। इस वाली वैल्यू को मिड में रखना है, तो आप कहोगे ठीक है मिड में रख लेंगे हम। तो आपके पास जो वैल्यू है 15 स्क्वायर हो गई। अब इससे बड़ी वैल्यू क्या लोगे आप 17 स्क्वायर, इससे और बड़ी वैल्यू क्या लोगे आप कहोगे 19 का स्क्वायर। और इधर छोटी वैल्यूज की तरफ जाओगे, आप कहोगे इससे छोटी वैल्यू आप ले लोगे 13 का स्क्वायर, इससे छोटी वैल्यू ले लोगे आप 11 का स्क्वायर। आप कहोगे हम 11 का स्क्वायर तक ही जा रहे हैं, इधर और छोटा क्यों नहीं जा रहे और इधर उससे बड़ा क्यों नहीं जा रहे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सिंपल आपको वैल्यूज कितनी चाहिए, आपके पास वैल्यू चाहिए 5 वैल्यूज चाहिए, ठीक है। 5 वैल्यू चाहिए, सबसे पास में किसके आपके पास इसके बीच में है, ठीक है। तो ये लगभग मिड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, और इसके 2 इधर की साइड वैल्यू ले ली आपने, 2 इधर वाली साइड वैल्यूज ले ली, तो सिंपल सी वैल्यूज आपके पास यहाँ पे ये निकल के आ गई। बाकी बेसिक अप्रोच से करना चाहो, बेसिक अप्रोच मैंने आपको पहले बता दिया, उससे कर सकते हो। बाकी ये थोड़ा अप्रोच आपको समझ में आ रही है मैंने क्या बोल रहा हूँ, क्या किस तरीके से सिखाना चाह रहा हूँ आपको। तो ये वैल्यूज़ 2 इस तरीके से आ गई हैं आपके पास यहाँ पे निकल के। तो मिड की वैल्यू आपको पता चल गई है। आपको सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया 19 हो जाएगी, और सबसे छोटी क्या लेनी है आपको 11 हो जाएगी। तो आपको एवरेज देखना है दोनों का, तो दोनों का ऐड कर लो, आपको 19 और 11 आपके पास 30 डिवाइड बाई 2 15 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हो रही है आपको, क्लियर हो रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या बोल रहा है सवाल कि 3 अंकों वाली कोई संख्या है जिसमें जैसे कि बोला है कि 335, 202 और x5 3 5 इस तरीके से ये संख्या है। इन सब का एवरेज है वो 411 दे दिया। आपको बोला है कि ये जो नंबर्स हैं इनका एवरेज आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको x निकालना पड़ेगा, फिर ये तो आप बना लोगे। तो x के लिए करना है क्या, आपको कुछ नहीं करना है। इसमें यूनिट डिजिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। यूनिट डिजिट देखो, आपको यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो इस तरीके में यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ। केवल यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगला भी 5 दे रखा है, अगला x दे रखा है और इधर 6 दे रखा है। इन सबको ऐड करना है और यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। क्या 1 आना चाहिए, नहीं 1 2 3 4 5 5 नंबर्स हैं ये। 5 नंबर का ये एवरेज दे रखा है, ठीक है। तो 5 5 10 5 15 और 6 21 और ये प्लस x, ठीक है। 21 प्लस x, ये बात आपको समझ में आ रही है। 21 प्लस x, आप यूनिट डिजिट पे ही काम कर रहे हो तो इसका भी यूनिट डिजिट ही लोगे आप। तो सिंपल से क्या बोल दोगे 1 प्लस x। ये जो आया है आपके पास, ये जो आया है इसमें आप एवरेज की बात चल रही है तो 5 से डिवाइड करोगे, ये आना चाहिए 1 के इक्वल। इतनी सी बात आपको समझ में आई। ये कैसे लिखा मैंने, सिंपल यूनिट डिजिट लिया सबका 5 5 5, ठीक है। और इस तरीके से और जो बना उसमें यूनिट डिजिट लिया अपने पास 1 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ पे x तो निकालना ही था, इज इक्वल टू 1 के इक्वल क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू सीधा सीधा निकल के वो 4 आ रही है। x की वैल्यू जैसे ही 4 आई आप इसमें रखोगे 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3 2, और 4 प्लस 3 आप होगे 7, और 4 प्लस 5 आप होगे 9। ये आपके पास संख्याएं बन गई है। एवरेज निकालना है 9 और 7 16 और आपके पास 5 21। ये क्लियर हुई बात आपको। ये कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4, 4 वैल्यूज है। 4 माइनस 1 3, 4 माइनस 3
आपके पास, और ये 1 रहेगा आपके पास, इसको करेक्ट करना थोड़ा। 4 + 3 ठीक है, 4 + 9, 9 और 7 16, 16 और 4 20, 20 और डिवाइड बाई 4 करोगे तो आपके पास 5 करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ें इसके बाद में अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है आपसे कि 4 अंकों की संख्या है, ये 4 दे रखी हैं और इनका एवरेज आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो इनका 4 का टोटल आप बता सकते हो, ये एवरेज है तो 4 का टोटल निकालना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो आपको। ठीक है, 25 चौके 100, ये 2 जीरो यहाँ से आ जाएगा। 29 का हो जाएगा 58, 58 का जस्ट डबल करोगे आपको हो गए 116, 116 और एक और था 117 हो जाएगा। ठीक है, ये 117 इतना आ रहा है आपके पास। अब इसको पहले ऐड करना पड़ेगा इन सब वैल्यूज़ को आपको भी। ठीक है, ऐड कर लेते हैं। 4 5 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, ये आपके पास 20 हो रहा है 2, और इसके बाद में 20 2 कैरी हो गया, 2 4 6, 6 और इसके बाद में 6 और 4 10, 10 3 13, 13। और अब देखिए यहाँ पे जीरो कैसे बनेगा, 13 हो रहा है तो x की वैल्यू सीधा सीधा बता दोगे, अब 7 होना चाहिए। ठीक है, 7 होगा तभी जाके यहाँ पे ये जीरो बन पाएगा। बात क्लियर हो रही है आपको? देखो आपने 2 डिजिट, ये तो आपने कंप्लीट यहाँ पे देख लिया, ये देख लिया। इसके बाद में आपने क्या किया, इन डिजिट को ऐड किया। तो पहले डिजिट ऐड की तो आपने ये 20 बन रहा था, 4 5 9 और 3 12 8 20, 2 कैरी हो रहा था। फिर सेकंड डिजिट ऐड किया आपने, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 3 13, 13 प्लस x बन रहा था। अब वो भी जीरो होना चाहिए, तो आप सीधा बता दो कि x की वैल्यू 7 होनी चाहिए, तभी जाके सेटिस्फाई होगा। x की वैल्यू जैसे 7 आ गई फिर तो कोई काम नहीं है, फिर तो आसान हो गया। तो 7 35 38, 38 ये हो जाएगा। 7 63, 63 में से 5 जाएगा, 58 हो जाएगा। तो 8 8 16, 1 5 3 8, 1 9 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2 तो 48 आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एवरेज आपको निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है सवाल में कि ABCD का जो औसत है, एवरेज है, वो इतना दे रखा है। साथ ही रिलेशन दे रखा है AB के बीच में, BC के बीच में और CD के बीच में। इनका एवरेज इतना 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 है। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है एक और। तो ये सभी चीज़ें दे रखी है ना, ये आपके पास कहीं ना कहीं प्रत्येक की वैल्यू निकालने के लिए दे रखी है। A की निकाल सकते हो, B की, C की, D की, सब कुछ निकालोगे। रिलेशन इस हिसाब से दिया है आपको। तो आपको D और E चाहिए लास्ट में, तो निकालना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि ये एवरेज है इतना, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, A + B + C + D। अगर डिवाइड बाई 4 करूँगा तो उसको मल्टीप्लाई कर दो इधर 4 से, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये 8D + 16 हो जाएगा। क्या इसमें कोई गड़बड़ है क्या? कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल, क्योंकि एवरेज था ना ये। अब आगे देखो, A + B, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। A + B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो इनका एवरेज है आपके पास 8, तो A + B की वैल्यू जस्ट डबल 16। B + C का एवरेज है आपके पास 4 5, तो डबल ये हो जाएगा 10। और C + D की एवरेज है आपके पास यहाँ पे 4, तो C + D की वैल्यू हो जाएगी 8 आपको। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ पे रखो। A + B की आप हो गए 16 रख दिया इसका वैल्यू, और C + D का आपको हो गए, इसका रख दिया हमने 8। 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 से 16 जाएगा, और D की वैल्यू से सीधा निकल के 1 आ गई, तो ये D मैंने इधर रख दिया 1। ठीक है, आपको हो गया, ये तो हो गया काम आसान D का। तो अगर D का काम हो गया तो मुझे C का बता दीजिए। आपको C का भी हो जाएगा, 7 आ जाएगा यहाँ से देख लो इस वाले से। अगर C का 7 आ जाएगा तो आप B का भी बता दीजिए मुझे, आपको B का भी निकल जाएगा। B का अगर ये 7 है तो B का हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 3। ठीक है, B का 3 आ गया। अगर B का 3 आ गया तो A का कितना हो जाएगा, आपको A का भी 13 आ जाएगा। तो अभी कुछ नहीं है, अब इसमें रख लो आप, E की वैल्यू निकाल लो। आप E की वैल्यू कैसे निकालोगे, A + D, A 13 है, D कितना है, आपको 1 है, और आपके पास 1 दोबारा ऐड कर देना, तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एवरेज आपको देखना है किस किस का, D का और E का। D कितना है आपके पास, कहोगे 1, E कितना है, आपको 15, तो 15 + 1 16/2, आपको 8, तो आपका 8 एवरेज हो जाएगा D और E का। क्लियर हुई बात? एक एक वैल्यूज आपको निकालते हुए जाना है, फिर उसके बाद इजीली यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर? पहले कंसेप्ट यही था कि A B की डायरेक्ट वैल्यू रख लो, C + D की वैल्यू रख लो, तो D की वैल्यू निकाल लो, फिर एक एक वैल्यू आपके पास निकलती हुई चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या बोला है। एक कंपनी है जिसमें देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय, 2 एम्प्लॉय हैं, 2 टाइप के, एक वर्कर है एक ऑफिसर है। ठीक है,
जो एवरेज मंथली सैलरी है एक ऑफिसर की वो 78,000 रुपये ज़्यादा है, ऑफिसर की ज़्यादा रहेगी, 78,000 रुपये ज़्यादा है कंबाइंड एवरेज मंथली सैलरी के एम्प्लॉय से। ठीक है, आगे बोला है कि कंबाइंड जो एवरेज मंथली सैलरी है एक एम्प्लॉय की वो 42,000 रुपये ज़्यादा है जो वर्कर की सैलरी से। जो परसेंटेज बताना है आपको कितने एम्प्लॉय और वर्कर का है वो देखेंगे आगे। तो सबसे पहले ये देखो मिक्स एलिगेशन से करते हैं इसको। ये आपने बोल दिया कि यहाँ पे ये ऑफिसर हो गए, ये आपके पास वर्कर हो गए, आपने कंबाइंड एक्स मान लिया आपको कि ठीक है। अगर ये कंबाइंड एक्स है तो यहाँ पे एक चीज़ बोलिए उसको थोड़ा सा समझो, वर्कर की जो सैलरी है वो कम है, तो कहीं ना कहीं जो कंबाइंड है ना वो 42,000 रुपये ज़्यादा है। किससे किससे ज़्यादा है? आप कहोगे वर्कर से ज़्यादा है, तो ये इसकी कितनी बोल दूंगा, अगर ये x बोल दिया तो ये x माइनस 42 होगा क्या? बिल्कुल होगा। ऑफिसर की बताइए मुझे, अब क्योंकि ऑफिसर के लिए बोला है, देखो यहाँ पे एवरेज मंथली सैलरी ऑफिसर की वो 78,000 रुपये ज़्यादा है कंबाइंड से, तो ये कितनी हो जाएगी? आप कहोगे ये x प्लस 78 हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लगा दो मिक्स एलिगेशन। आपने लगाया है यहाँ पे x में से इसको माइनस किया, आप हो गई 42 और इसमें से ये माइनस किया, आप हो गए 78। तो ये इनकी संख्या आ गई, काट लो इसको, ये 21 बार जाएगा और ये आपके पास 39 बार जाएगा, और काट लो इसको, ये 13 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा। आपको देखना क्या है, आपको बताना है कि जो ऑफिसर्स कितने परसेंटेज में है। ऑफिसर्स हैं 7, टोटल मामला कितना है आपको? 13 और 7 20 का, तो ये है आपके पास परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35, 35% में करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 15वां सवाल देखिए, एक्स वाई और जेड तीन धनात्मक संख्या है, इस प्रकार है इसे वाई और एक्स का इतना गुना है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे लिख सकते हैं, वाई बराबर 4/5 एक्स। ठीक है, और जेड बराबर क्या हो जाएगा आपके पास 5/8 वाई। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ गौर से देखोगे तो कहीं ना कहीं 5y कॉमन दिख रहा है आपको, देखो ये 5y यहाँ से बन रहा है, 5y बराबर 4x, और ऐसे ही यहाँ पे एक और चीज़ बन जाएगी कि 5y बराबर 8z। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया 8z के इक्वल। ये बात क्लियर हुई आपको? देखो ये वैल्यूज इस हिसाब से ही दी जाती है कि ये मर्ज होके कुछ रेशियो में कन्वर्ट हो जाए तभी वैल्यूज कैलकुलेट होंगी। तो ये एक रेशियो बन गया आपके पास। अब इस रेशियो कंबाइंड रेशियो है ये, इसको आप लिख सकते हो x बराबर वाई बराबर जेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40 एलसीएम ले लो इसका, तो 40 से डिवाइड कर दो पूरे को, तो डिवाइड किया आपके पास x/10 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको? यहाँ पर y/8 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? आपको ये वैल्यू आ जाएगी 5। ये बात क्लियर हुई आपके पास? z की वैल्यू कितनी कैसे आ गई आपको? कि ठीक है हाँ ये तो आ गई। तो अगर ये इतनी वैल्यूज आ गई हैं तो आगे देखो फिर अब क्या मामला बनने वाला है। आपको बोला है कि यहाँ पर एक्स वाई और जेड के व्युत्क्रमों का जो औसत है वो इतना है, इसको कोई पी वैल्यू मान लो। ठीक है, तो इनके व्युत्क्रम क्या हो जाएंगे आप कहोगे? इनके व्युत्क्रम हो जाएंगे, जैसे x की वैल्यू तो यहाँ पे 10p है तो 1/10p। ठीक है, तो और ये क्या हो जाएगी 1/8p, और ये हो जाएगी आपके पास 1/5p। ये जो वैल्यू दे रखी है ये भी नहीं, इसका भी एवरेज है ये बेसिकली। अगर ये एवरेज है तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा? बटे में 3 है ये। ठीक है, ये आपके पास एवरेज है, इसको एक्चुअल में बदलना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3 से करोगे मल्टीप्लाई तो 3 से ये कर जाएगा 80 बार, तो 17/80 आ जाएगा ये आपको कि हाँ 17/80। जैसे ही आया आपने यहाँ पे एलसीएम लिया, कितना 8 पंजे 40 आ जाएगा, और 40 का 4, और ये 40p आएगा बेसिकली, और ये 8 पंजे 40, और ये आ जाएगा 8 बार, 8 5 13 4 17, 17 से 17 ऊपर कट जाएगा यहाँ पे, ये 17/80 है ये, तो ये आपके पास 17 से 17 कट जाएगा। पी की वैल्यू जो आएगी वहाँ पे निकल के आपके पास आ रही है 2। पी की वैल्यू जैसे ही 2 निकल के आई आपके पास बहुत काम आसान हो गया। अभी पी की वैल्यू 2 आ गई है। ठीक है, पी की वैल्यू जैसे ही 2 आ जाएगी तो फिर तो आपके पास कुछ बचा नहीं है, यहाँ पे 2 रखो इसकी वैल्यू सीधी, तो एक्स की वैल्यू सीधा बता दोगे आप 20, वाई की वैल्यू सीधा बताओगे आपके पास 16, और जेड की वैल्यू सीधा बताओगे आपके पास 10। अब देखिए एक्स के 3 गुना, एक्स का 3 गुना कर दो 60, और y का 5 गुना 16 पंजो 80, इसका एवरेज ये आपके पास कितना हो जाएगा 140 हो रहा है, तो एवरेज 70 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा ये वाला सवाल। समझ में आ गया ये वाला सवाल कैसे किया है? तो ये इस तरीके से आपका एवरेज चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते थे आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी टाइप मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं आपके पास। तो ये सभी क्लासेस की जो PDF है मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हो, कंबाइंड PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है,
तो बाकी चैप्टर्स की क्लासेस पहले हो चुकी हैं और वो सभी आपको प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे चेक कर सकते हो। बाकी क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और पहली बार विजिट करो चैनल पर सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।